मूवी के शुरू में हम मेलोडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बर्फ में स्कीइंग कर रही थी। तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से जाकर के टकराती है, जिससे वो बुरी तरह से नीचे गिर जाती है और उस पेड़ की टहनी उसके पाँव में घुस जाती है, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अब पाँव के साथ साथ उसके सर से भी खून बहने लगता है। तब मेलोडी रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो इस बर्फीली वादियों में ठंड और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। अब वो ऐसे ही जख्मी हालत में रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। उसे देखकर के ऐसा लग रहा था जैसे ये नगीना फिल्म की श्रीदेवी है जो नागिन बनकर के अमरीश पुरी को मारने के लिए जा रही हो। तभी अचानक से उसे घर दिखाई देता है। दरअसल ये घर हेनरी नाम के एक बूढ़े आदमी का था जो काफी टाइम से यहीं पर रह रहा था। वो अपने घर के बाहर खड़े होकर के चारों तरफ की चीजों को बड़े ही गौर से देख रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर मेलोडी पर पड़ती है। जब वो उसके करीब आकर के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी है। तभी अमरीश पुरी इस नागिन श्रीदेवी को उठा करके अपने घर में ले जाता है। घर में जब मेलोडी की आंख खुलती है तो उसे सारी चीजें धुंधली दिखाई दे रही थी। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी अपने चाकू की धार को तेज कर रहा है। इससे वो घबरा जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि आज ये बूढ़ा उसे काट करके खा जाएगा। लेकिन असल में वो बूढ़ा उस चाकू की धार को इसलिए तेज कर रहा था ताकि वो उसके पैर में घुसी हुई उस लकड़ी की टहनी को बाहर निकाल सके। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम हेनरी को देखते हैं जो सेव कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि हेनरी एक बहुत ही खतरनाक हिटमैन है जिसने अब तक 99 लोगों को बड़ी बेरहमी से कुत्ते की मौत मार करके दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया था। ये इतना खतरनाक कातिल है कि रहम नाम का वर्ड इसकी डिक्शनरी में भी नहीं है। यहाँ पर हेनरी के पास अभी अभी एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया है जिसमें उसे केसलर नाम के करोड़पति को मौत के घाट उतार करके दूसरी दुनिया में पहुंचाना है। अब हेनरी अपने टारगेट को मारने के लिए उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद वो देखता है कि केसलर सोना में जा रहा है। तब वो भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे इस तरीके से मारता है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि केसलर का काम तमाम कर दिया गया है। उसे मारने के बाद हेनरी सीधा एक लॉकर रूम में पहुंचता है। जब वो एक लॉकर को खोलता है तो उसमें से उसे एक ब्रीफकेस मिलता है। दरअसल उस ब्रीफकेस में पैसे भरे हुए थे। अब हेनरी उन पैसों को लेता है और अपने घर पर आ जाता है। फिर अगले दिन केसलर का फ्यूनरल होता है, जहाँ पर हम बहुत सारे करोड़पति लोगों को देखते हैं जो अपनी महंगी गाड़ियों में यहाँ पर आते हैं। यहीं पर हम केपा और डेविस नाम के दो डिटेक्टिव को देखते हैं जिन्हें केसलर का केस दिया गया है। अब ये दोनों डिटेक्टिव सबसे पहले केसलर के खास आदमी ब्रिगलर को बुलाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं, क्योंकि उस सोना के अंदर इन्हें सिर्फ केसलर की घड़ी मिली थी। इसके अलावा उस कातिल ने वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। यहाँ पर ये दोनों ब्रिगलर से पूछते हैं कि क्या केसलर की किसी से दुश्मनी थी। तब वो इन्हें बताता है कि केसलर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसके कंपटीटर भी बहुत ज्यादा थे, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि उसे किसने मारा है। फिर वो मन ही मन में सोचता है कि साले कहीं ये मुझ पर तो डाउट नहीं कर रहे। यहाँ पर ये इनको बताता है कि केसलर का एक बेटा है जिसका नाम चार्ली है, लेकिन इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। और केसलर ने अपने बेटे को लेकर के एक वसीयत बनाई थी जिसमें उसने लिखा था कि अगर मुझसे पहले मेरे बेटे को कुछ हो जाता है तो वो सारी प्रॉपर्टी ऑल इन वन मूवी एक्सप्लेंड चैनल वाले को दे दी जाएगी। यहाँ पर डिटेक्टिव कापा ब्रिगलर से कहता है कि चार्ली इस वक्त कहाँ है। तब ब्रिगलर कहता है कि हम उसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे ही केसलर का मर्डर हुआ हमने चार्ली को छुपा दिया था, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उस कातिल का अगला टारगेट चार्ली है और अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी सारी प्रॉपर्टी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इतना कहने के बाद ब्रिगलर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मेलोडी को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में बैठी हुई पैकिंग कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो खिड़की से बाहर झांक करके देखती है, जहाँ पर हम उसके बॉडीगार्ड मालगम नाम के कालिये को देखते हैं जो हर वक्त मेलोडी के घर के बाहर खड़ा होकर के उस पर नजर रखता है। लेकिन इस कालिये ने अपने आप को शाहरुख खान और मेलोडी को काजोल समझ रखा है और मेलोडी को हर वक्त गंदी नजरों से देखता रहता है। जब इस कालिये को डाउट होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, तब ये उस अपार्टमेंट के अंदर जाता है तो देखता है कि मेलोडी यहाँ से भाग चुकी है। ये देख कर के ये काला शाहरुख टेंशन में आ जाता है और सारे लोगों को इस बारे में बता देता है। उधर हम मेलोडी को देखते हैं जो एक टैक्सी में बैठ कर के बर्फीली वादियों में पहुंच जाती है। अब यहाँ पर मेलोडी को एक स्नोमोबाइल रेंट पर लेना था। तब वो एक आदमी के पास जाकर के उससे इस बारे में बात करने लगती है। तब वो आदमी कहता है कि वो जगह बहुत दूर है और वहाँ तक पहुँचने में तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही फ्यूल भी बहुत सारा खर्च हो जाएगा। उसकी बातों को सुनकर के मेलोडी को डाउट होता है कि यह आदमी मुझे टालने की कोशिश कर रहा है। तब वो उसे ज्यादा पैसे देने का लालच देती है। पैसे देख कर के उस आदमी की नीयत बदल जाती है और सिर्फ इसी आदमी की नहीं बल्कि पैसे देख कर के तो अच्छों की नीयत बदल जाती है। अब ये आदमी मेलोडी को स्नोमोबाइल दे देता है। अब मेलोडी स्नोमोबाइल को लेकर के ड्राइव करना शुरू कर देती
जाती है। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद वो एक जगह पर गाड़ी को रोकती है और फिर रिफिल करने लगती है। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और वो मेलोडी को फालतू की सलाह देने लगता है और कहता है कि तुम जहाँ जा रही हो वो जगह यहाँ से बहुत दूर है और रास्ते में रुकने की भी कहीं जगह नहीं है, इसलिए अगर तुम चाहो तो हम दोनों यहाँ पास ही रुक सकते हैं। लेकिन मेलोडी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और यहाँ से रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ अब हेनरी को देखते हैं जो अपने हथियारों को ठीक कर रहा था। तभी उसे बाहर मेलोडी के पेड़ से टकरा कर के गिरने की आवाजें सुनाई देती है, जो सीन हमने मूवी के शुरू में देखा था। अब यहाँ से कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर हेनरी अपने चाकू की मदद से मेलोडी की बॉडी में घुसी हुई उन लकड़ियों को निकाल रहा था। इससे मेलोडी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और वो हेनरी को गालियां देते हुए कहती है कि साले बूढ़े भाग यहाँ से, मैं अपने आप ही निकाल लूंगी। लेकिन हेनरी उसकी बात को नहीं सुनता और ऐसे ही लकड़ियों को निकालता रहता है। दूसरी तरफ हम कापा और डेविस को देखते हैं जो उस पॉलीमर बुलेट के सप्लायर के बारे में पता लगाना चाहते हैं ताकि वो कैसे भी करके उस कातिल तक पहुंच सके। उधर हम हेनरी को देखते हैं जो मेलोडी से पूछता है कि तुम इस खतरनाक जगह पर क्या करने के लिए आई थी? यहाँ पर आने से तो बड़े बड़े माफिया और गैंगस्टर की भी फटती है। तब मेलोडी कहती है कि मैं जानबूझकर के यहाँ पर आई थी ताकि मेरे बारे में किसी को भी पता न चल सके। इसके बाद हेनरी उस जगह पर जाता है जहाँ पर मेलोडी का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर सारी चीजों को देखने के बाद भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेलोडी यहाँ पर गिरी कैसे। उधर मेलोडी को प्यास लगने लगती है और हेनरी भी घर पर नहीं था। तब वो पानी पीने के लिए उठकर चलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे चला नहीं जाता और जमीन पर गिर जाती है। तभी यहाँ पर हेनरी आ जाता है और उसे जमीन पर पड़ा हुआ देखता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पैर में अभी भी लकड़ी का एक टुकड़ा घुसा हुआ है। मैंने सोचा कि जब तुम थोड़ी ठीक हो जाओगी तब मैं उसे निकाल दूंगा। अब हेनरी उसे पानी पिलाकर के कॉटन का टुकड़ा देता है और कहता है कि इसे अपने दांतों के नीचे दबा लो क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। अब हेनरी जैसे ही उस लकड़ी के टुकड़े को निकालने की कोशिश करता है, दर्द की वजह से मेलोडी की चीखें निकल जाती है। उधर हम कापा को देखते हैं जो ब्रिगलर के सारे रिकॉर्ड्स को देख रहा था। इस लिस्ट में उस काले मालकम का भी नाम था, लेकिन उसके बारे में कापा बिल्कुल भी नहीं जानता था। यहाँ पर उसे डाउट होने लगता है कि ब्रिगलर ने आखिर उस काले से बात क्यों की थी। तब वो उस काले के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है कि आखिर वो कौन है। उधर हम उस काले शाहरुख को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से मेलोडी ने स्नोमोबाइल को रेंट पर लिया था। यहाँ पर वो उस आदमी को मेलोडी की फोटो दिखा कर के कहता है कि क्या ये लड़की यहाँ पर आई थी, लेकिन वो आदमी तो पैसों का भूखा था, वो इसे कुछ भी नहीं बताता है। अब ये काला शाहरुख उस आदमी को कुछ पैसे देता है, तब वो सारी बात बताना शुरू कर देता है कि ये लड़की स्नोमोबाइल रेंट पर लेकर के यहाँ से गई है। तब ये काला शाहरुख खान कहता है कि क्या तुम उस पर ट्रैकर नहीं लगाते हो? तब वो आदमी कहता है कि हम तो सब पर ट्रैकर लगाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम पहले मैंने उसे ट्रैक करने की कोशिश की थी पर उसका ट्रैकर बंद बता रहा था। अब ये कालिया भी एक स्नोमोबाइल रेंट पर लेकर के उसी साइड में निकल पड़ता है। उधर हम मेलोडी को देखते हैं जो अब काफी ठीक हो चुकी थी। वो चल कर के बाहर आती है और हेनरी से यहाँ पर रहने की वजह पूछती है। तब हेनरी कहता है कि मुझे शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कुछ लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे थे, इसलिए मैं सुकून से रहना चाहता था। उधर हम कापा को देखते हैं जो कातिल का पता लगाने के लिए चारों तरफ रोता फिर रहा था। अब वो कैसलर की एक्स वाइफ के पास जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। तब कापा को पता चलता है कि इस औरत को भूलने की बीमारी है। फिर ये उस औरत को कैसलर की घड़ी देता है और कहता है कि ये उसके बेटे चार्ली को दे देना। ये सुनकर के वो औरत कहती है कि साले चूतिए, उसके बेटा नहीं बल्कि एक बेटी है और उसी का नाम चार्ली है। ये सुनकर के कापा भी हैरान हो जाता है। उधर हम उस काले शाहरुख को देखते हैं जो अपनी काजोल को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी एक खतरनाक तूफान आ जाता है। तब वो एक छोटे से कैफे में जाकर के पनाह लेता है और कॉफी पीने लगता है। उधर हेनरी अभी भी मेलोडी के जख्मों का इलाज कर रहा था। ये देखकर के मेलोडी उससे पूछती है कि क्या तुम पहले डॉक्टर थे? तब हेनरी कहता है कि नहीं, बस अकेले रहते रहते सब कुछ सीख गया हूँ। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और मेलोडी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तभी हम मेलोडी के हाथ में गन को देखते हैं जिसे उसने खुद ही असेंबल किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलोडी कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि ये मार्शल आर्ट में माहिर एक खतरनाक लड़की है। अब यहाँ पर मेलोडी अपनी गन को लेकर के हेनरी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे हेनरी मछलियों को पकड़ते हुए नजर आ जाता है। तब वो पीछे से जाकर के सीधा हेनरी के भेजे में गोली मारती है, लेकिन जब वो उसके चेहरे को जाकर के देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वो हेनरी नहीं था, बल्कि हेनरी ने घास का पुतला बना करके रखा था। तभी पीछे से हेनरी आ जाता है। वो उसे पकड़ करके घर में ले जाता है और रस्सी से बांध देता है। साथ ही उसने लकड़ी का एक बहुत बड़ा ठट्टा उसके पैरों पर रख दिया था। अब थोड़ी देर बाद मेलोडी को दर्द होने लगता है। तब हेनरी उसे कहता है कि अब चुपचाप सच सच बता के तू कौन है और आखिर मुझे मारना क्यों चाहती है? तब मेलोडी कहती है कि मैं कैसलर की बेटी चार्ली हूँ और साले बुड्ढे मैं तुझसे अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई थी। यहाँ पर हेनरी उसे कहता है कि तुझे मेरे बारे में किसने
बताया था। तब वो कहती है कि मुझे ब्रेगलर ने बताया था। यहाँ पर हेनरी उसे कहता है कि देख, मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खोल देता हूँ और तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ और आज के बाद भूलकर भी मेरे पीछे आने की गलती मत करना। इतना कहने के बाद वो मेलोडी को खोल देता है। तब मेलोडी घर से बाहर आती है और अपने स्नोमोबाइल के GPS को ऑन करती है, लेकिन अभी भी तूफान बहुत तेज चल रहा था। ये देखकर कि हेनरी उसे वापस घर के अंदर आने के लिए कहता है, तब मेलोडी वापस से अंदर आ जाती है। अब यहाँ पर हेनरी उसे बताता है कि जिसने मुझे कैसलर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसने कैसलर के साथ उसके बेटे चार्ली का भी काम तमाम करने के लिए कहा था और अब तक मुझे यही लग रहा था कि कैसलर के एक बेटा है। हेनरी उसे बताता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि कैसलर और उसका बेटा चार्ली एक बहुत बड़े फ्रॉडर है और ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारने से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होने से बच जाएगा और इसीलिए मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया था। ये सुनकर के मेलोडी उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम पूछती है। तब हेनरी कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ब्रिगलर ने दिया था। ये सुनकर के मेलोडी का दिमाग खराब हो जाता है। उधर हम कापा को देखते हैं जो ब्रिगलर को कॉल करता है, लेकिन काफी बार कॉल करने के बाद भी वो उसके कॉल को नहीं उठाता। उधर हम उस काले को देखते हैं जो तूफान की वजह से अभी भी उसी कैफे में है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसमें एक लिंक दिया हुआ था। दरअसल ये मैसेज कापा ने भेजा था ताकि वो इस काले को ट्रैक कर सके। अब ये कालिया जैसे ही लिंक पर क्लिक करता है तभी कापा को उस लोकेशन का पता चल जाता है। तब वो अपने लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि जितनी जल्दी हो सके उस काले को पकड़ ले। उधर उस काले को भी डाउट हो जाता है कि अब उसके पीछे कोई ना कोई जरूर आएगा। तब वो ऐसे भयंकर तूफान में भी अपनी स्नोमोबाइल उठाता है और निकल जाता है। उधर हेनरी और मेलोडी तूफान की वजह से घर के अंदर ही बैठे हुए थे और एक छोटी सी लाइट जल रही थी। तभी अचानक से गोली चलती है और वो लाइट भी बंद हो जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि वो काला शाहरुख यहाँ पर पहुँच चुका था। वो यहाँ पर मेलोडी के साथ साथ हेनरी को भी मौत के घाट उतारने के लिए आया था। हेनरी को भी इस काले के बारे में पता चल जाता है। तब ये धीरे धीरे चाकू लेकर के उस काले की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही ये उसके करीब पहुँचता है तभी वो कालिया भी इस पर हमला कर देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में WWE की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में हेनरी इस काले का काम तमाम कर देता है। उधर कापा और डेविस भी इस काले को ढूंढते हुए इधर ही आ रहे थे। तभी रास्ते में इन्हें एक स्नोमोबाइल नजर आती है। तब ये वहीं पर रुक जाते हैं। उधर हेनरी घर की तरफ आता है तो मेलोडी उसके हाथ में खून से भरे हुए चाकू को देखती है। यहाँ पर मेलोडी को लगने लगता है कि हेनरी उसे मारने के लिए आया है। तब वो एक लकड़ी उठा करके उसके सर पर वार कर देती है जिससे हेनरी नीचे गिर जाता है और मेलोडी यहाँ से भागने लगती है। तब हेनरी अपनी गन निकाल करके हवा में गोली चलाता है और उसे कहता है कि चुपचाप वहीं पर रुक जा, नहीं तो भेजा बिखेर दूंगा। लेकिन मेलोडी नहीं रुकती और भाग जाती है। उधर इन गोलियों की आवाज को कापा और डेविस भी सुन लेते हैं, इसलिए वो हेनरी के घर की तरफ आने लगते हैं। उधर हेनरी मेलोडी का पीछा करते हुए अचानक से उसके सामने आ जाता है। दरअसल वो मेलोडी को भेड़ियों से बचाने के लिए भागने से मना कर रहा था। तभी यहाँ पर कापा आ जाता है और वो हेनरी के हाथ में गन और सामने मेलोडी को गिरा हुआ देखता है। अब यहाँ पर कापा को लगता है कि हेनरी मेलोडी को गोली मारने वाला है। ये देखकर कि वो हेनरी को गोली मार देता है जिससे हेनरी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब मेलोडी हेनरी के घर में आती है और सारी चीजों को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि हेनरी ने उसे कभी भी जान से मारने की कोशिश नहीं की थी। फिर वो कापा को ब्रिगलर का नंबर दे देती है और पुलिस वाले ब्रिगलर के पास जाकर के उसे अरेस्ट कर लेते हैं और अब सारी प्रॉपर्टी मेलोडी को मिल जाती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी कोल्ड ब्लड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।